जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा जो रिकॉर्ड ने लिखा है पेंशनर को। एक पेंशनर ने ग्रीवांस डाली थी कि उनको एमएससीपी एसीपी नहीं मिल रही, उन्होंने डीएससी में जॉब करी थी। तो दोस्तों कई पेंशनर्स पूछते रहते हैं, सर हम डीएससी से डिस्चार्ज होके घर आ गए, डीएससी में हमने जॉब करी, तो क्या हमारे लिए भी एमएससीपी एसीपी लागू है? तो दोस्तों ये लेटर इस बात का प्रूफ है कि डीएससी पेंशनर को या फिर डीएससी पर्सनल को एमएससीपी एसीपी दी जाती है। और दोस्तों इसकी कार्यवाही कौन करता है? इसकी कार्यवाही रिकॉर्ड के थ्रू होती है। रिकॉर्ड एलपीसी बना के, डेटा शीट बना के पीओआर को फॉरवर्ड करता है, तब पीओआर वहां से कार्यवाही करता है। तो दोस्तों इस लेटर में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है पेंशनर के लिए, यह आपके लिए भी जानना जरूरी है। इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट 7th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट हैज रिकमेंड, यानी 7वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे एमएससीपी दी जाती है डीएससी पर्सनल को या फिर डीएससी पेंशनर को। जो पेंशनर 1/1/16 से डिस्चार्ज हुए हैं। फिर लिखा है कि आपके डेटा को स्क्रूटनी करी गई, आपके डेटा की जांच करी गई और यह पाया गया कि आपको एमएससीपी एसीपी दी जाएगी और फिर आपको पेंशन पे बेनिफिट मिलेगा और पेंशन आपकी बढ़कर मिलेगी। इट इज फाउंड दैट यू वर एनरोल्ड इन डीएससी ऑन 16 मार्च 1991, यानी ये डीएससी में ज्वाइन हुए, एनरोल हुए 16 मार्च 1991 में। उसके बाद ये डिस्चार्ज हो गए 31 मार्च 2016 को। यू आर एलिजिबल फॉर एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रेड, यानी इनको एमएससीपी मिलेगी नायब सूबेदार ग्रेड की। दोस्तों जैसे सेम रूल आर्मी पर्सनल के लिए है, आर्मी में जो सेम रूल है वही डीएससी में भी है। जो पेंशनर्स 2006 के बाद आए हैं और उन्होंने एक ही रैंक में 8 साल गुजार दिए, तो फिर वो एमएससीपी एसीपी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों डीएससी में भी एमएससीपी एसीपी लागू होती है, इस लेटर से कंफर्म है। तो दोस्तों अगर आप भी 8, 16, 24 साल की सर्विस के दायरे में आ रहे हैं तो आप भी एसीपी एमएससीपी के लिए एप्लीकेबल होंगे। चाहे आप आर्मी से रिटायर हो, चाहे आप नेवी से रिटायर हो, चाहे आप एयरफोर्स से रिटायर हो या फिर डीएससी से रिटायर हो, आपको भी एसीपी एमएससीपी मिलती है। तो दोस्तों इनको भी मिलेगी और इनकी पेंशन भी बढ़कर मिलेगी। तो रिकॉर्ड ने यहां पे साफ लिख दिया। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर है जिसमें रिकॉर्ड ने पेंशनर को लिखा और यह डिमांड कर रहे थे सूबेदार मेजर की एमएससीपी लेने के लिए। इन्होंने लिखा कि मैंने एक ही रैंक में 8 साल गुजार दिए, तो इस वजह से मुझे सूबेदार मेजर की पेंशन दी जाए। दोस्तों अगर आप एमएससीपी एसीपी के लिए रिकॉर्ड को लिखते हैं, कार्यवाही करते हैं, तो जितनी भी आपकी पुरानी सर्विस है, यानी कब आपको प्रमोशन मिला, कब आपको इंक्रीमेंट मिला, क्या आपको पहले कोई एमएससीपी एसीपी मिली है, सारी चीजें देखी जाती है, सारी चीजें जांच करी जाती हैं रिकॉर्ड के द्वारा, तब आपको एमएससीपी एसीपी दी जाती है। ऐसा नहीं कि बिना कुछ कार्यवाही करे ही आपको एमएससीपी एसीपी दे दी जाएगी। तो दोस्तों यहां पे पेंशनर ने लिखा था कि इन्होंने एक ही रैंक में 8 साल गुजार दिए, तो इस वजह से मेरे को सूबेदार मेजर की एमएससीपी दी जाए। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने लिखा कि जो एमएससीपी एसीपी का रूल है वो है 8, 16, 24, यानी अगर कोई सिपाही नायक की क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है तो उसको हवलदार की पेंशन मिल जाएगी। अगर कोई सिपाही है, नायक है, हवलदार है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस टोटल बता रहा हूं 24 साल से ऊपर है तो फिर उन्हें नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी। यानी किसी भी रैंक में अगर आप 8 साल गुजार रहे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। यही रिकॉर्ड ने लिखा 8, 16, 24। यहां पे इन्होंने एंट्री टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी लिखा है। पहली एमएससीपी नायक 2400, दूसरी एमएससीपी 2800 हवलदार और तीसरी एमएससीपी नायब सूबेदार की 4200 ग्रेड पे की। और दोस्तों यहां पे रिकॉर्ड ने समझाया कि आप एनरोल हुए सिपाही में
24 मार्च 1981 में। उसके बाद आपको टाइमली प्रमोट करा गया अगली रैंक में, यानी नायक में 1 मार्च 1995, हवलदार 1 अप्रैल 1995, नायब सूबेदार इस ईयर को, फिर सूबेदार इस ईयर को। फिर आप डिस्चार्ज हो गए 30 मार्च 2011 में। फिर आपको ऑनरी सूबेदार मेजर बना दिया गया 1 अप्रैल 2011 में। तो टाइमली आपको प्रमोशन मिलता गया, टाइमली आप प्रमोट होते गए रैंक वाइज, अलग अलग रैंक में। बीच में आपको कुछ इंक्रीमेंट भी दिए गए। तो इस वजह से आप एमएससीपी एसीपी के लिए एलिजिबल नहीं है सूबेदार मेजर की। तो दोस्तों यहां पे साफ लिख दिया, देयरफॉर द स्कीम ऑफ एमएससीपी इज नॉट एप्लीकेबल इन योर केस, योर पेंशन हैज बीन रिवाइज बेस्ड ऑन योर लास्ट रैंक। यानी जिस रैंक से आप रिटायर हुए उसी रैंक की आपको पेंशन मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो पुरानी सर्विस है, जो पुराने रिकॉर्ड है, कब आपको प्रमोट करा गया, कब आपको पहले कोई एसीपी एमएससीपी दी गई, कब आपको इंक्रीमेंट दिया गया, सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर बीच में आपके कोई प्रमोशन छूट गए, इंक्रीमेंट छूट गए या कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट छूट गए, तब आपको एमएससीपी एसीपी ग्रांट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस केस में तो नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरी हिस्ट्री समझा दी कि टाइमली आपको प्रमोट करा गया है, सिपाही से नायक, नायक से हवलदार, हवलदार से नायब सूबेदार। तो इस वजह से आपको एक नेक्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, क्या आप फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा स्टॉप कर सकते हैं? अगर आप स्पर्श पे माइग्रेटेड है, कर सकते हैं। अगर आप स्पर्श पे माइग्रेटेड है और अगर आप चाहते हैं कि आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले पाए, तो आप फिक्स मेडिकल अलाउंस स्टॉप करवा सकते हैं स्पर्श पर। एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट का स्पर्श पर, और वहां आप करेंगे स्टॉपेज मेडिकल अलाउंस। तो जो आपको भत्ता मिल रहा होगा वो आपका स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं ईसीएचएस कार्ड के लिए। अब दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं कि जितने भी पेंशनर फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं वो अपना मेडिकल अलाउंस रुकवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ रूल है उसमें। दोस्तों काफी पेंशनर कह रहे थे कि हम ईसीएचएस की फैसिलिटी रुकवाना चाहते हैं, हम फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा लेना चाहते हैं। दोस्तों उसमें भी कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं तो आप तुरंत उसे रुकवा दें और फिक्स मेडिकल अलाउंस लेना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन है, जहां पे कुछ रिमोट एरिया है, जहां पे कुछ गांव ऐसे हैं या कुछ ऐसी सिटी है जहां पे ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं है, जहां पे ईसीएचएस की मेडिकल सुविधाएं नहीं है, ना ही पॉलीक्लिनिक है, ना ही कोई दवाई खाना है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड कोई सुविधाएं नहीं है, तब आप अपना फिक्स मेडिकल अलाउंस चालू करवा सकते हैं इस कंडीशन पे। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताई, इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बड़ी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।